तो भाई इसके अंदर अगला मेथड है दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। देखो भाई मैं पहले 2D में समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस, इनके बीच में से एक वेक्टर निकल गया ए। ठीक, टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हिस्से। एक्स और वाई है, ये एंगल थीटा पे है एक्स एक्सिस से, तो हम कहते हैं लेट वेक्टर ई इज एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जब परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ जो है इसका नाम रख दो ओ ए बी, रख दिया ट्राइंगल का नाम। तो इन द सेम वे साइन थीटा इक्वल होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना होगा ए बी अपॉन ओ ए। सो ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। सो ए बी बराबर हो गया ओ बराबर ए साइन थीटा। बोलो इन द सेम वे अगर तुम बात करोगे कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस दैट इज ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ ए। तो ओ बी बराबर कितना हो गया, ओ ए कॉस थीटा। सो यू कैन राइट ओ बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। आ गया समझ में? तो ये आ गए भाई, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी ए साइन थीटा, और ये कितनी आ गई, ए कॉस थीटा। इसको बोल दो ये है ए वाई, तो ये क्या है, ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स क्या है अब समझो ध्यान से जरा। ए एक्स और ए वाई को तुम क्या कहोगे, ए एक्स का नाम क्या है, ए एक्स का ए एक्स इक्वल टू, एक मिनट मान लो, प्रॉब्लम है, हो जाएगी, हो गई। तो ए एक्स क्या है भाई, व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज द component of A, component of vector A in x axis। ये याद करना था कि ax को तुम क्या बोलोगे, और ay क्या है, component of A in y axis। इस तरह बोलते हैं component है। ठीक है, तो अगर तुम इसे एक वेक्टर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक वेक्टर लगा दो, यहाँ भी एक वेक्टर लगा दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई और ये हो जाएगा ए वाई जे। तो तुम कह सकते हो पहले ए एक्स चले, ए एक्स आई चले, फिर ए वाई जे चले और फिर बन गया ए। तो हम कहते हैं कि ओ ए जो है वो बराबर किसके है, ओ बी प्लस बी ए। तो ओ ए जो है वो क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू ओ बी कितना है, ए एक्स। पहले तुम इसको उस फॉर्म में लिख लो, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। फिर तुम क्या लिख सकते हो इनको, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट, और ए वाई क्या है, वाई एक्सिस में कंपोनेंट। अगर मान लीजिए बात 3D की हो, तो अगर मान लो रिजल्टेंट की निकालने की बात हो जाए ए की, तो रिजल्टेंट ए कितना होगा, अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। आई बात समझ में है? इसका एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल है इसका। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है ए इक्वल टू 5 मीटर। कितना है,
ए बराबर कितना है 5 मीटर और एंगल है 37 डिग्री। ये मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि 37 डिग्री याद होना चाहिए इसकी वैल्यू। जैसे तुम्हें 45 याद होती है, cos 30 की, sin 30 की, 40, तुम्हारे पास जो मेनली याद होती है 0, 30, 45, 60 और 90, ये भी एक वैल्यू है जो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस ट्राइंगल में ये जो है एंगल अगर ये 35 डिग्री का है तो ये ध्यान रखना हमेशा ये 3 होगा, वो सॉरी 37 डिग्री है तो ये हमेशा क्या होगा 3, ये क्या होगा 4 और ये क्या होगा 5। इतना याद करो। अगर 37 डिग्री है तो सामने वाला क्या होगा भाई 3, बेस क्या होगा उसका 4 और 5, 3, 4, 5 का ट्रायंगल याद कर लो। ठीक, तो अभी छोड़ो इस बात को, हम कहते हैं कि भाई cos थीटा कितना होगा 4/5 और sin थीटा कितना होगा 3/5। ठीक है, याद कर लो इसको। तो ये क्या है, हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स। तो तुम्हें मालूम है कि भाई sin 37 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए वाई अपॉन कितना ए, तो दैट इज ए वाई बराबर कितना हो गया ए sin 37 डिग्री। तो ठीक है, तो ये कितना हो गया, यानी ए वाई जो है वो कितना हो गया 5 sin 35 यानी कि 3/5। बोलो भाई, तो ये कितना हो गया 5 से 5 कट गया, दिस इज ओनली 3, यानी कुल मिला के ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर तुम्हें निकालना है cos 37 डिग्री, तो ये कितना होगा ए एक्स अपॉन ए के बराबर, तो ए एक्स बराबर कितना होगा ए cos 37, तो ए कितना है 5, cos 37 कितना है 4/5, 5 से 5 कट गया, दैट इज ओनली 4 बचा यहाँ पे। इस तरीके से तुम कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है किसी चीज़ की, आराम आराम से सब कुछ आ जाता है, बस नोट करते रहिए कॉपी में और प्रैक्टिस करते रहो उसकी। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ेंगे 3D की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में ये तो ट्रायंगल है सिंपल, जिसको पाइथागोरस थ्योरम आ गई उसको ये भी आ गया। ठीक, अभी मैं बताऊंगा और भी करेंगे इस पर एग्जाम्पल बहुत सारे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स क्या है, नोट्स हैं एसेट्स। जिस बच्चे के नोट्स पूरे हैं वो बच्चा सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ भाई, वो सबसे ज़्यादा सीरियस है पढ़ाई में। एक पता नहीं क्या कॉमन बात है हमेशा से, मैं भी देखते आ रहा बचपन से, जो बच्चा नोट्स बनाता है बने प्रॉपर वही बच्चा टॉप करता है हमेशा। हो गया, जिसके नोट्स सबसे अच्छे मिलेंगे वही टॉपर होगा। यानी नोट्स बनाने का कोई ख़ास वजह है बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। जिसके रफ नोट्स होते हैं, कहीं उतार लिया कहीं नहीं उतारा, बहुत से बच्चे तो इतने परेशान रहते हैं कि वो जो है ना, अगर वो कोई काम छूट जाए एक दिन का तो कॉपी मांग के पूरा करते हैं उसको, भाई दे दे ज़रा कॉपी मुझे पूरा करना। उनको नोट्स बनाने की बड़ी वो रहती है, मतलब जिसको नोट्स बनाने की फ़िक्र हो गई ना वो बच्चा कामयाब हो गया। चलो खैर, अब देखो 3D में करेंगे हम इस बात काम को। किसी में 3D components in 3D, 3D को कंपोनेंट को पढ़ना है। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, कंपोनेंट्स इन 3D। कंपोनेंट्स इन 3D का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये कौन सी एक्सिस है, ऐसे लो, तीनों एक्सिस ले लो एक साथ। ये कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई एक्सिस और ये कौन सी है जेड एक्सिस। मान लीजिए कि इसमें ऐसे क्या बन गया, एक क्यूब बनाओ, ऐसे क्यूबिकल बॉडी, समझ में आ रहा। ये ओरिजिन था ए ओ, उसके
बाद नाम रख दो इनके ए बी सी डी ई एफ जी। आई बात समझ में? अब तुम्हें ओ से लेके सी तक आना है, यही तुम्हारा 3D में वेक्टर ए है। क्या है ये? 3D में वेक्टर ए। इन दिस केस व्हाट विल हैपन के भाई ये जो होगा, व्हाट विल हैपन के जो ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो हमने कहा भाई इसका जो है, चलो दोबारा डायग्राम बताता हूँ इसका, एक बार वो समझिए। ये है ऐसे करके हमने 3 एक्सिस का सिस्टम ले लिया। ये क्या है? एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। यहाँ पर हमें अगर वेक्टर बनाना है 3D में, तो पहले हमें क्यूब बनानी पड़ेगी, ऐसे क्यूबिकल बॉडी, एंड वी विल हैव टू टेक दिस लाइक। ये वेक्टर बन गया ओ ए, बन गया। तो ये कमरे का डायगोनल है, तुम क्लास के अंदर बैठे हुए हो, उसका उस कमरे का एक कोना समझो, एक कोना, और उसके अपोजिट बिल्कुल उस कमरे को एक क्यूब समझो अपनी क्लास को। तो उसमें जो एक कोना है, उससे दूसरे कोने तक जाने का जो तरीका है वो ढूंढो। अब तुम माइंड में इमेजिन करो कि तुम्हारा कमरा है, उसका डायगोनल का एक कोना तो यह है वो, और एक अपोजिट कोना कौन सा है? ये वाला है, और तुम्हें ओ से ए तक जाना है। बट जाना कैसे है? ऑन द थ्रू द लाइन्स, जो लाइन ज्वाइन करती हैं वाल्स को, उनके थ्रू जाना है। तो हम जा सकते हैं ओ से ए पर, ओ से बी, बी से सी और सी से ए। आई बात समझ में? या हम जा सकते हैं ओ से डी और डी से ई और फिर ई से ओ ए। फिर हम जा सकते हैं ओ से एफ, एफ से जी और फिर जी से ए। इस तरह बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। हम कहते हैं जितने भी एक्स की तरफ चलने वाली लाइन्स हैं सब क्या है? ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स। जितनी वाई की तरफ चलने वाली लाइन है वो क्या है? ए वाई है, तो ये ए वाई हो गई। और जितनी जेड की तरफ चलने वाली है क्या है? ए जेड है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं अगर मान लो मुझे ओ ए पे जाना है, कोई सा रास्ता ले लो, तो मुझे पहले चलना पड़ेगा ओ बी, फिर बी सी, फिर सी ए। सो वी कैन राइट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। आई नहीं बात समझ में? तो इन दिस वे यू कैन आल्सो राइट के, तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। और इसकी जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई पूछता है भाई वेक्टर ए जो है वो कितना है? 3i प्लस 4j प्लस 5k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? यू से दैट ए एक्स का स्क्वायर का मतलब है जो आई के साथ है वो ए एक्स है। तो यहाँ ए एक्स कितना है? 3 है। अलग से भी लिख सकते हो कि कंपेयर कर लो, ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के से। तो ए एक्स कितना बैठेगा? 3, ए वाई कितना बैठेगा? 4, और ए जेड कितना बैठेगा? 5। बोल लग रहा है, साथ साथ बोलोगे तभी समझ में आएगा, अंदर अंदर बोलो मगर बोलो। तो यहाँ वैल्यू क्या होती है ए की? अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए बराबर अंडर रूट में ए एक्स कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ गया? 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ए अंडर रूट में कितना आ गया? 50, यानी कि ए इक्वल टू आ गया 5 अंडर रूट 2 मीटर। सिंपल है कि नहीं? है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना, बोलो। चलो अब देखो इसमें क्या हो सकता है? वेक्टर एडिशंस। भाई मैं सारे काम भी एग्जांपल कराऊंगा, तुम बेफिक्र कर रहा हो, बट जो नोट्स को उतार रहा ना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहा है एनसीईआरटी के, वो बच्चा पहले अटेम्प्ट में निकाल देगा नीट को। मुसीबत यह है कि क्वेश्चन नहीं करते बच्चे, फिर ऐसी जगह पढ़ता है जहाँ पर मुश्किल पढ़ाया जाता है। भाई मैं कहता हूँ टीचर वही है जो आसान करके पढ़ावे, मुश्किल करके ना पढ़ावे चीज़ों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ तुम। नहीं आ रहा तो फिर अब है एडिशन। कंपोनेंट फॉर्म तो पढ़ लिया हमने। मान लो कि वेक्टर ए है 2i प्लस 3j
प्लस 4k और वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस 3k। आई बात समझ में? अगर हमें ऐड करना है a प्लस बी तो i वाले को i वाले के साथ ऐड करेंगे, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k के साथ। तो 2 और 1 कितना हो गया 3i प्लस 3 और 2 कितना आ गया 5j प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7j। बस आंसर। ठीक, अगर तुमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड बताओ तो अंडर रूट में क्या करो, जो i के साथ है इसका स्क्वायर प्लस जो j के साथ है इसका स्क्वायर प्लस जो k के साथ है इसका स्क्वायर। कितना हो गया अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 49 कितना हो गया ये? जल्दी बताओ। हाँ अंडर रूट में 83। हाँ नहीं 83 कहाँ से हो गया? 83 हो गया, चलो अच्छी बात है। हाँ 83 हो गया, तो ये आ गया आंसर इसका। अब इसको निकालना है, मान लो हमें क्या, इसका मान लो हमें करना पड़ जाता है सब्ट्रैक्शन। क्या करना पड़ जाता? तो सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। इनका सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना है, तो सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। अगर आपको ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है इसी में, तो जो आई वाला है उसमें से आई वाले को घटा दो, तो 2i में से आई गया कितना बच गया i ओनली प्लस 3j में से 2j गया कितना बचा j ओनली और 4k में से 3k गया कितना बचा k ओनली। तो वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में 3। आंसर आ गया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में तुमने सीख लिया है एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, है ना। अब दो चीज़ें रह गई, क्या क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो एक बात ध्यान रखना कि डिवाइड हो नहीं सकते दो वेक्टर कभी भी। टू वेक्टर्स कैन नेवर बी डिवाइडेड, टू वेक्टर्स कैन नेवर बी डिवाइडेड। तो ओनली हमारा क्या रहेगा इसमें खत्म, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, बस एक प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। अब हमारे दो टॉपिक रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन कर लो भाई पूरे, जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं या जहाँ भी तुम जो किताब पढ़ रहे हो उसमें पूरे कर लो। और भाई नोट्स बनाओ, नोट्स की कॉपी चेक कराओ।